ओके। सो हाय एवरीवन, हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और ऑप्टिक्स के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी फर्स्ट ईयर में है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी सेकंड ईयर में है, बट सिलेबस आपको सेम ही मिलेगा। सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फर्मास प्रिंसिपल। ओके। सो फर्मास प्रिंसिपल मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि इसके एक्चुअली दो स्टेटमेंट थे, एक्चुअल स्टेटमेंट और फिर बाद में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके और फिर उसका फाइनल स्टेटमेंट आया था। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था फर्मा का वो ये था कि अगर मान लीजिए लाइट है और वो किसी एक पॉइंट है और यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है, सो यहाँ से यहाँ तक लाइट को ट्रेवल करना है। सो ट्रेवल करने के लिए ऑब्वियसली उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, लाइक वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी जा सकती है, वो यहाँ से ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। लेकिन एज यू कैन सी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों जो रास्ते हैं इनसे जाने में सबसे कम टाइम उसको कौन से रास्ते में लगेगा, सो डेफिनेटली आप बोलोगे कि पाथ नंबर 2, क्योंकि वो जो 2 है वो है स्ट्रेट लाइन और किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस होती है वो स्ट्रेट लाइन की होती है, बाकी सारे पाथ जो है इससे बढ़ते ही जाएंगे। सो फर्मा ने ये कहा था कि लाइट हमेशा ऐसा पाथ चूज करती है जिसमें उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में मिनिमम टाइम लगे या फिर जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करे वो मिनिमम हो। तो पहले इसी को फर्मा का प्रिंसिपल कह दिया गया था, क्योंकि तब तक यही होता था कि सपोज आप यहाँ पे कोई टॉर्च लीजिए, आप जहां पर भी अभी हैं वहां पर कोई टॉर्च ऑन कीजिए और किसी दूसरे पॉइंट पे किसी दीवार पे उसको फोकस कीजिए, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। राइट, लाइट बिल्कुल क्या करती है, स्ट्रेट लाइन से, वो मुड़ के नहीं जाती है। सो ये एक्सपेरिमेंट को प्रूव करना तो बहुत ईजी था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाले फिनोमिनन होते गए, तब ये देखा गया कि लाइट कुछ पर्टिकुलर केसेस में मिनिमम पाथ की बजाय मैक्सिमम टाइम लगने वाला पाथ चूज कर लेती है। तो अगर वो मैक्सिमम वाला पाथ चूज कर रही है तो फर्मा का प्रिंसिपल क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर उसमें मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन होने के बाद फाइनल जो स्टेटमेंट आया फर्मा का, वो स्टेटमेंट ये था कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए लाइट जो है वो हमेशा ऐसा पाथ चूज करेगी जिसमें उसे या तो मिनिमम टाइम लगे या फिर मैक्सिमम टाइम लगे। सो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम है, इसको एक सिंगल वर्ड के लिए बोला गया एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे आपको मिनिमा भी मिल सकता है और मैक्सिमा भी मिल सकता है। सो ये जो एक्सट्रीमम है ये होता है उसको लगने वाला टाइम, एंड दिस इज कॉल्ड फर्मास प्रिंसिपल। सो सबसे पहले इसका थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं हम। ओके। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये कहता है कि जाहिर सी बात है कि हमें क्या करना है। सो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लिया। एक तो यहाँ पे पाथ आपके पास स्ट्रेट लाइन है और एक आपके पास कोई रैंडम से दूसरा पाथ हमने ले लिया, ठीक है। सो दोनों में से कोई सा भी पाथ है, अगर आप उस पर छोटा सा एलिमेंट लेते हैं ds, ये डिस्टेंस ds है, और मान लीजिए आप किसी मीडियम में है, ठीक है। तो वैक्यूम में जो लाइट होती है वो किसकी स्पीड से जाती है, स्पीड ऑफ लाइट c होता है हमारे पास। लेकिन किसी मीडियम में अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो आपको पता है कि किसी मीडियम में जो वेलोसिटी होती है v, वो किसके इक्वल होती है आपके पास, c बाय म्यू। अब लाइट इस स्पीड से जा रही है, ठीक है, इस ds डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है उसको, ds डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास, मैं इसे dt टाइम दे देती हूँ क्योंकि ये टोटल टाइम नहीं है। टोटल टाइम हमें कब मिलेगा, जब हम ऐसे ही बहुत छोटे छोटे एलिमेंट को लास्ट में ऐड कर देंगे तो हमें पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी। सो ये ds हो गया आपका और स्पीड कितना है, v हो गया। सो यहाँ से अगर हम टोटल टाइम निकालें, तो टोटल टाइम हमें a टू b निकालना है, तो दोनों साइड में क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। सो इंटीग्रेशन dt का क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा t, और यहाँ आपके पास हो जाएगा ds अपॉन v। और ये लिमिट का जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, a टू b तक चली जाएगी। अब बिकॉज हमें पता है कि फर्मा के नियम से ये जो t है ये क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमम होना चाहिए, ठीक है। एक्सट्रीमम का मतलब है या तो मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो, ठीक है। और हमारे पास अगर ये ऐसी सिचुएशन रहेगी तो उस कंडीशन में ये जो t की वैल्यू आ रही है विच इज एक्सट्रीमम, तो अगर मैं कोई भी फंक्शन आपके पास जब मिनिमम या मैक्सिमम होता है तो आपने पढ़ा होगा उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, उसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है, वो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो अगर t की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम है तो आपको dt की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0। सो इसका मतलब d ऑफ ds अपॉन v, a टू b इज इक्वल्स टू
आपके पास क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। v की वैल्यू हमें ऊपर मिली हुई है, हम वो पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ds c बाय म्यू था, v आपके पास कितना था, c बाय म्यू था। सो म्यू ऊपर ले लीजिए, c नीचे ले लीजिए, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। c कांस्टेंट है तो उसे हम राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं क्योंकि उसके डिफरेंशिएशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसका। सो हम d ऑफ म्यू ds इज इक्वल्स टू 0, और ये वैल्यू अंदर की वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एक्सट्रीमम। ठीक है, तो ये आपके पास फर्मा का नियम होता है, और उसका या तो आप इसे एक्सट्रीम लिख लीजिए या फिर आप ये ले लीजिए। ये दोनों ही फर्मा का जो प्रिंसिपल है उसके मैथमेटिकल फॉर्म है। लेकिन जैसा कि आपको बता दिया है मैंने कि मिनिमम वाले केस में आपको दिमाग में नहीं आएगा कि मिनिमम टाइम तो लेती है, लेकिन इसमें जो यूज किया है वर्ड मैक्सिमम, तो इस मैक्सिमम का समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम हमेशा यही देखते हैं कि लाइट तो स्ट्रेट जाके फटाफट दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो ये मैक्सिमम वाला सीन कब होगा, ये मैक्सिमम वाला, तो हम एक स्पेशल केस देखते हैं जब लाइट जो है वो मैक्सिमम टाइम वाला पाथ चूज करती है, ना कि मिनिमम वाला। तो ठीक है, मिनिमम वाले में आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिनिमम तो आप अभी प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, जहां पे भी आप है वहां पे टॉर्च ऑन कीजिए और रूम में अंधेरा कर लीजिए और आपको लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाती हुई दिखाई देगी। बट मैक्सिमम वाला पाथ यानी कि इधर उधर जाके वो उस पॉइंट पे पहुंचना, वो वाला पाथ कब चूज होता है, तो उसका हम देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो एक डायग्राम मुझे बनाना है, और वो डायग्राम के लिए मुझे सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा अच्छा खासा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और फिर मुझे चाहिए स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन मेरी होगी यहाँ से यहाँ पर। तो दिस इज द डायामीटर, है ना, ये डायामीटर है आपके पास, और बाकी पोर्शन हम कर देते हैं यहाँ से इरेज। तो मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मली क्या होता है, रिफ्लेक्शन और अब ये भी जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो हमेशा मैक्सिमम वाला ही होगा, क्योंकि मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले केस में भी आपको बताऊंगी जब वो मिनिमम हो रहा होगा। तो मैं दूसरा कलर लेती हूँ क्योंकि इसमें काफी सारी डिस्टेंसेस है जो आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, हमने क्या किया है, एक रिफ्लेक्टर लिया है। ठीक है, एक रिफ्लेक्टर का मतलब है, ये देखिए, ये एक मिरर आपके पास, ये पता नहीं लैग हो रहा है या सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है, एनीवेज आप थोड़ा सा समझ जाइए, ये लैग नहीं हो रहा है, ये मेरा खुद का पेन ही पीछे चल रहा है थोड़ा सा। सो हमने एक ये जो है ये यहाँ पे रिफ्लेक्टर लिया है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टर, है ना। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। सो ये हमारे पास क्या आ गया है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टर है। और स्फेरिकल रिफ्लेक्टर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हिंदी में कहते हैं, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आ रही है तो वक्रता केंद्र, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये कंप्लीट होता सर्कल तो इसका सेंटर कहाँ पे बनता, सी पे बनता है। सो एज वी नो कि अगर मैं इनमें इस पूरे रिफ्लेक्टर के किसी भी पॉइंट को सी से मिला दूं तो वो किसका काम करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम करेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हम एक बिल्कुल सीधी लाइन लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। ओके, सो ये पॉइंट हमारा है ओ। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पॉइंट हमारा होता है यहाँ पे पी पे। ओके, सो पी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट है, और ऑब्जेक्ट की हमेशा क्या बनती है, जाहिर सी बात है इमेज तो बनेगी। सो अब आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने रूम में मिरर के सामने खड़े हैं, तो जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितना डिस्टेंस पे आप खड़े होते हैं आपकी इमेज मिरर के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पे आपको दिखाई देती है। अगर आप पीछे जाते जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो आपकी इमेज बन रही है वो भी पीछे जाती जा रही है। सो अगर ये सीओ है तो ये जो सीओ लेंथ है इसके ऊपर रिफ्लेक्टर का जितना पोर्शन इसके ऊपर आ रहा है उतना ही पोर्शन इसके नीचे आ रहा है। तो अगर हम सिमेट्री से कह सकें तो पी पॉइंट जो है उसकी इमेज कहां पर बनेगी, उसकी इमेज बनेगी क्यू पॉइंट पर। और वो कैसे बनेगी, पी से एक रे जाएगी। ओके, मैं स्ट्रेट लाइन ही लेती हूँ क्योंकि दैट विल बी बेटर। तो देखो पी से आपके पास एक रे जाएगी, ये रे इस तरह से जाएगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां पर पहुंचेगी, क्यू पॉइंट पर पहुंचेगी। सो ये देखो क्यू पॉइंट पे, इसको कर देते हैं हम क्यू, उसको हटा के।
ठीक है, ये आपका क्यू पॉइंट यहाँ पे हो गया। सो ये आपकी मतलब जनरली आपका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा कि पी पॉइंट से एक रे गई, ओ पॉइंट पे कोलाइड करी और ओ से रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ पर पहुंच गई, क्यू पे। इस वजह से पी का जो इमेज है वो आपको कहाँ पर दिखाई देगा, क्यू पर। अब मैं इस पी को अगर नीचे ले जाती जाऊंगी तो ये क्यू भी क्या जाता जाएगा, ऊपर की तरफ जाता जाएगा। बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो हमारे घर में जो मिरर होता है उसका लग रहा है। ये लाइट का एक्चुअल पाथ है, मतलब एक्चुअल में स्फेरिकल सरफेस से इसी तरह से रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन मान लीजिए क्योंकि फर्मा ने बोला था कि अब हमें बताना है कि ये पाथ जो है, देख लेते हैं ये मिनिमम पाथ है या फिर ये मैक्सिमम पाथ है। इसको मिनिमम या मैक्सिमम बताने के लिए हमें इसकी कंपैरिजन किसी दूसरे रास्ते से करनी पड़ेगी। मान लेते हैं पी से रे को निकलना है और क्यू तक पहुंचना है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट ओ से ही हो ये जरूरी तो नहीं। तो हम किसी और पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं जहां से वो रिफ्लेक्ट होती है। तो मान लीजिए ओ की बजाय वो कहां से रिफ्लेक्ट होती है, डी पॉइंट से। तो लाइट का जो दूसरा रास्ता है वो हम देखते हैं। तो सब लाइट का दूसरा रास्ता ये भी हो सकता था कि वो पी से निकल के कहां पर पहुंचे, डी पर पहुंचे। तो देखिए पी से निकल के ये डी पर वो पहुंच गई, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसे क्या करना है, क्यू पे आना है। तो क्यू पे आने के लिए भी मैं स्ट्रेट लाइन ले लेती हूँ ताकि डायग्राम में हमें बाद में दिक्कत नहीं हो। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है मेरा, करूंगी मैं इसको। सो अब ये देखिए दो रास्ते लाइट के हैं, एक वो जो लाइट वाकई में चूज करती है एंड दैट इज पी ओ क्यू, और एक वो रास्ता जो हमने मान लिया कि लाइट यूज कर सकती थी, पी डी क्यू। लेकिन फर्मा के नियम से, फर्मा के प्रिंसिपल से वो पी ओ क्यू ही क्यू चूज करेगी, हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने ये रास्ता बनाया कि लाइट पी से डी पर गई और डी से रिफ्लेक्ट होके क्यू, क्योंकि दोनों ही रास्तों में पी पॉइंट की जो इमेज बन रही है वो क्यू पे बन रही है, विच इज वेरी क्लियर। ओके, नाउ कुछ डिस्टेंसेस हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे और उसके लिए मैं ले लेती हूँ रेड पेन, क्योंकि मुझे काफी डिस्टेंसेस लेनी है। तो इस डी पॉइंट से आप क्या करें, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालिए और मैं इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ एल। ओके, सो एल आपके पास है, क्यू आपके पास है, सी आपके पास है, पी आपके पास है, और डी पॉइंट से एल को मिला चुके हो आप, क्यू को मिला चुके हो। एक काम करते हैं, सी को भी मिला देते हैं, ज्योमेट्री में कैलकुलेशन में थोड़ा सा काम आएगा। ये देखो, अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी ज्योमेट्री करने वाली हूँ, सो आपको थोड़ा सा फोकस रहना है। कुछ और पॉइंट्स के नाम हमें देने पड़ेंगे यहाँ पे। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट ए बी। ए बी हमारा क्या है, रिफ्लेक्टर है। ओके, थोड़ी सी कुछ डिस्टेंसेस मान लेते हैं। सो कंसीडर करना है आपको, सपोज आप कीजिए जो पी डी डिस्टेंस है आपकी वो है स्मॉल यू, ओके, और डी क्यू डिस्टेंस आपकी है स्मॉल वी, और सी पी और सी क्यू दोनों ही आपकी है स्मॉल डी, और सी डी आपके पास है कैपिटल आर। तो मैं थोड़ी सी डिस्टेंस आपको क्लियर कर देती हूँ। ये पी डी जो डिस्टेंस है, डायग्राम में देखिए ब्लू कलर की लाइन है, पी से लेके डी तक की, ये हमने यू माना है। डी क्यू आपका है वी, तो मतलब ये आपका है यू और ये आपका है वी। और सी डी एज यू कैन सी, सी पी और सी क्यू, आई टोल्ड यू कि सी से इस पूरे रिफ्लेक्टर के किसी भी पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे तो वो रेडियस के इक्वल होगा। तो एज यू कैन सी, सी ओ जो डिस्टेंस है आपके पास, है ना, सी सॉरी सी से देखिए, सी से लेके ओ तक वो भी आर होगा आपके पास, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं सीओ इज इक्वल टू भी आपके पास आ रहा होगा। और सी डी देखिए, क्योंकि सी पॉइंट सेंटर पे है और डी पॉइंट रिफ्लेक्टर पे है, तो ये डिस्टेंस भी किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी। सीपी और सी क्यू सेम क्यों होगा, क्योंकि सी पॉइंट सेंटर पे है एंड आई टोल्ड यू कि पी पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट है, जितनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज होगी। तो ये डिस्टेंस भी डी है, तो ये भी डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, डी होगी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से थोड़ी सी वो करेंगे कैलकुलेशन। तो आप यहां से ध्यान से देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम ये लिख सकते हैं, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एल स्क्वायर प्लस एल डी स्क्वायर। तो डायग्राम से देखिए एक बार, सी ये है, डी ये है आपके पास, है ना। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एल स्क्वायर, ये सी एल स्क्वायर हो जाएगा और एल डी आपके पास हो जाएगा। मतलब इस ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, ये एल है आपके पास, ये डी है आपके पास, यहाँ पे आपके पास सी है, ये देखो। तो सी डी आपके पास कितना था, ऊपर अपने मेंशन किया है आर है। एल डी आपके पास, अच्छा हमने एल डी को नाम नहीं दिया है, तो आप मान लीजिए आपके पास एल डी जो डिस्टेंस है दैट इज वाई। सपोज ये डिस्टेंस आपके पास वाई है और आपके पास क्यू से लेके एल ये जो डिस्टेंस है सपोज वो एक्स है,
ओके, सो आपके पास एल डी हो जाएगा y। अब c से l तक की डिस्टेंस देखिए एक बार, c से जब आप l में जाओगे तो सी क्यू आएगा पहले, सी क्यू प्लस क्यू एल, तो ये हो जाएगा आपके पास d प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा d प्लस एक्स। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सी डी आपके पास है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपके पास पी डी स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड हम करते हैं, पी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एल स्क्वायर प्लस एल डी स्क्वायर। तो डायग्राम में देखिए कौन सा डायग्राम ले रहे हैं हम, पी देन डी देन एल, अगेन वही कर रहे हैं, ये एल है ये डी है, इस बार नीचे की तरफ आ जाओ, आप पी पे आ जाओ। सो पी से लेके जो डी तक की डिस्टेंस है वो हमने क्या मानी है, यू मानी है। ये देखिए यहाँ पे पी डी आपने यू लिया है, तो ये तो आपका यू हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा। अब पी से एल तक जाना है तो एक बार आपको एक्स ट्रेवल करने का, फिर डी फिर डी, सो ये आपके पास बेसिकली हो जाएगा 2d प्लस एक्स। ओके, सो आपके पास पाइथागोरस से आ जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2d प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, सो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम चलते हैं क्यू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एल स्क्वायर प्लस एल डी स्क्वायर। सो डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, क्यू पे जाना है, देन डी पे जाना है, देन एल पे जाना है। तो ये आपका डायग्राम है, ये एल है आपका, ये डी है आपका, और इस बार आप क्यू पे हो और आपका पास क्यू डी। सो क्यू डी आपने माना है वी, एल डी आपका है वाई, और क्यू एल देखिए आपका सिर्फ एक्स है। सो यहाँ से आपको पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 को आप ऐड कर दीजिए। सो 2 प्लस 3 को ऐड करने से क्या मिलेगा हमें, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ऐड करना है दोनों, तो 2d प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बिकॉज दोनों में ही वाई स्क्वायर है तो मैं 2y स्क्वायर कर देती हूँ। ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर स्क्वायर माइनस डी प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है ये वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के आप यहाँ पर पुट कर दीजिए इक्वेशन 4 में। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2d प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी प्लस एक्स का स्क्वायर। ओपन करते हैं, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4d स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ यहाँ पे आपको मिलेगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx। ओके, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4dx। सो आपके पास देखिए 4dx से 4dx कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, एंड आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 2x स्क्वायर। सो आपके पास यहाँ पे एक तो बन रहा है 2r स्क्वायर, और 4d स्क्वायर में से 2d स्क्वायर माइनस करेंगे तो 2d स्क्वायर। सो आपके पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आई होप दैट इज क्लियर। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब आप देखिए u और v जो है वो आपके पास चेंज हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है। अब देखिए ये जो d पॉइंट है ये रेंडमली हमने लिया है, अगर मैं इस d को यहाँ पर ले लेती हूँ तो आपने Q पॉइंट और P पॉइंट आपके फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं D पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ तो आप डायग्राम से देखिए कि जो इसका पाथ है ये V डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी अगर D पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दिया तो, और u पॉइंट भी, u डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब जो इक्वेशन हमें मिली है उसमें u और v तो चेंज होंगे अगर d पूरे इस सरफेस पे अलग अलग पॉइंट पे मूव करता है, यानी रिफ्लेक्शन किसी दूसरे पॉइंट से होगा तो u और v की वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन हो, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो, चाहे यहाँ से हो, चाहे यहाँ से हो, चाहे यहाँ से हो, क्या किसी भी पॉइंट के लिए इसकी रेडियस चेंज होगी? बिल्कुल नहीं। P पॉइंट हमेशा P पे रहेगा, Q पॉइंट हमेशा Q पे रहेगा। रीजन ये देखिए, इस तरह से आपका डायग्राम बन रहा था, यहाँ C था, यहाँ Q था, यहाँ P था। तो अगर P से रिफ्लेक्ट होके इस रास्ते से आएगी तो भी देखो P और Q फिक्स है,
अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट हमेशा P पे फिक्स रहना चाहिए और इमेज हमेशा Q पे बननी चाहिए, और P से यहाँ से टकरा के भी वो Q पर पहुंच रही है, तो आपका इसका UV अलग है, इसका UV अलग है, इसका ये डिस्टेंसेस अलग अलग है। सो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो रही है बट राइट हैंड साइड चेंज नहीं हो रही है। तो मैं इसको, अपन इसको क्या नाम दे देते हैं, अपन इसको बोल देते हैं, मान लीजिए 2r², ये आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। ओके, ये आपके पास आ रहा है कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। इसका मतलब u² + v² = सम k वेयर k इज कांस्टेंट। अब इसको छोड़ दीजिए, एक नई चीज करते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं u + v का होल स्क्वायर प्लस u - v का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, u² + v² + 2uv, u² + v² - 2uv, तो ट्वाइस ऑफ u² + v², और बिकॉज u² + v² को आपने k माना है, सो ये आपके पास हो जाएगा 2k, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो u + v है वो क्या है, वो आपके पास, आप इसे ऑप्टिकल पाथ कह सकते हैं। ऑप्टिकल पाथ का मतलब लाइट जो पाथ ट्रेवल करती है उसे ही हम लाइट का पाथ या फिर ऑप्टिकल पाथ कहेंगे। तो u + v जो है, पहले मैं आपके पास इस इक्वेशन से, ये वाली जो इक्वेशन मिली है ना, ये देखो ये वाली, तो यहाँ से अगर सिर्फ u + v² की वैल्यू निकालिए तो इस u - v को स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2k - u - v का स्क्वायर, राइट। और यहाँ से मैं u + v की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगा √2k - u - v का स्क्वायर। u + v आपके पास क्या है, ऑप्टिकल पाथ की लेंथ है। क्यों, क्योंकि ये c है, ये p है और ये q है। किसी भी रास्ते के लिए अगर d से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये u डिस्टेंस ट्रेवल करी लाइट ने, उसके बाद इसने कितनी करी, v डिस्टेंस, u और v ट्रेवल करके इसने इमेज बनाई है। तो लाइट का टोटल पाथ ट्रेवल्ड यानी टोटल तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, u + v। इसलिए हम u + v को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं प्रकाशीय पथ। सो ये आपके पास u + v हो जाएगा। ओके, अब हमें फरमा ने बोला था, फरमा ने क्या बोला था कि जो u + v है वो या तो मिनिमम होना चाहिए और या फिर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो हमने जो लाइट का एक्चुअल पाथ देखा था, क्योंकि लाइट का एक्चुअल पाथ कौन सा था, ये यहाँ पे जा रही थी और यहाँ से आ रही थी, तो ये इधर गई और इधर है, ये लाइट का एक्चुअल पाथ है और ये हमारा चूज किया हुआ पाथ है। हमारे चूज पाथ किए हुए और लाइट के एक्चुअल पाथ में देख लेते हैं कौन सा ज्यादा बड़ा है। अगर वो बड़ा होगा तो जाहिर सी बात हम देख लेंगे लाइट ने ज्यादा वाला पाथ चूज किया है। सो अब आप मुझे बताइए कि अगर लाइट POQ के लिए जाती है तो जाहिर सी बात है, देखो ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, इसका 90 एंगल, इसका 90 एंगल, इसका मतलब, और ये डिस्टेंस भी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो ये कॉमन है, एंगल सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो जाहिर सी बात है बची भी जो दो डिस्टेंसेस होगी वो भी क्या होगी, सेम। यानी कि PO जो है वो किसके इक्वल आएगी, QO के इक्वल आएगी। सो इस सिचुएशन में U और V आपके पास क्या है, सेम है। तो फॉर PQ यानी POQ लेना चाहिए, POQ इस पाथ के लिए अगर लाइट ये पाथ चूज करती है जो कि एक्चुअल में चूज करती है, U = V है, और बाकी कोई भी रास्ता आप लेंगे, बाकी देख लीजिए आप कोई भी रास्ता लेंगे P से Q तक जाने में, तो U और V सेम नहीं होगा। अगर U और V सेम नहीं होगा तो दो सिचुएशन आपके पास हो सकती है, या तो U V से बड़ा हो जाए या फिर u v से छोटा हो जाए, लेकिन एक ही रास्ता ऐसा होगा जिसके लिए u = v होगा, जो कि O पॉइंट से रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अब हम देखते हैं u + v की वैल्यू, यानी जो लाइट ने पाथ ट्रेवल किया उसके लिए u + v की वैल्यू कितना आ रही थी, 2k - u - v का स्क्वायर। अब मुझे बताइए अगर u की वैल्यू v से ज्यादा हो या फिर u की वैल्यू v से छोटी हो, दोनों ही सिचुएशन में इस ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होगी, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। सपोज वो सपोज u - v की वैल्यू या तो आपको -a मिलती है या फिर +a मिलती है, क्योंकि या तो वो नेगेटिव होगी या तो वो पॉजिटिव होगी। दोनों ही सिचुएशन में अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो ये भी मुझे पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी और ये भी मुझे पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। इसका मतलब अगर ये दोनों केसेस हैं तो इन दोनों केसेस में u + v की वैल्यू क्या होगी, √2k - a²। अब जाहिर सी बात है कि आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी, ये √2k से तो कम ही होगी, मतलब √2k
आपके पास सपोज कोई वैल्यू है और अगर आप 2k में से a स्क्वायर को माइनस करके फिर उसका रूट लेते हो तो आपके पास दोनों ही कंडीशन में u प्लस वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन रूट 2k, क्योंकि 2k वैल्यू के अंदर से कुछ आपने माइनस कर दिया तो उस वैल्यू को घटा देगा, राइट। जैसे कि मान लीजिए रूट 5 है और अगर मैं आपको बोलूं कि रूट 5 में से मैं 3 को माइनस कर दूं तो आंसर कितना आएगा, रूट 2 आएगा। तो ये वैल्यू जो है रूट 5 जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे कम हो गई ना, तो u प्लस वी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2k से कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप u को v के इक्वल मान लेते हो तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 0 और u प्लस वी की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 2k। इसका मतलब आप इस d पॉइंट को कहीं पर भी लेते हैं, इसका मतलब आप इस d पॉइंट को यहां से लेके यहां तक कहीं पर भी लो, आपके पास जब तक u और v इक्वल नहीं होंगे वो पाथ हमेशा कम आता रहेगा। आपके पास u प्लस वी की मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रही है, अब आप खुद देख लो, हर बार हर पाथ के लिए u प्लस वी की वैल्यू 2k से कम आ रही है, लेकिन जब p o q पाथ लिया जाता है तो u प्लस वी की वैल्यू 2k के बराबर आती है। अब जाहिर सी बात है कि जो 2k है वो इस 2k माइनस ए स्क्वायर से, इस 2k माइनस ए स्क्वायर से तो ज्यादा ही है, यानी इस सिचुएशन में पाथ आपको सबसे बड़ा मिल रहा है और बाकी सारे पॉइंट्स के लिए पाथ क्या है आपके पास छोटा है, किससे, इस वाले पाथ से। यानी कि लाइट ने कौन सा पाथ चूज किया, इसका ये मतलब हमने अभी तक ये साबित किया है कि लाइट अगर P O Q से जाती है और U बराबर V आता है तो जो उसका पाथ होता है टोटल उसकी लेंथ आती है 2k। इसके अलावा किसी भी रास्ते से अगर वो जाती है, चाहे u बड़ा है चाहे v बड़ा है, किसी भी रास्ते से वो जाती है तो u प्लस वी की जो वैल्यू है वो 2k से कम आती है। इसका मतलब लाइट के पास रास्ते थे, ऑप्शन थे, लाइट छोटे वाले पाथ चूज कर सकती थी बट उसने वो छोटे वाले पाथ चूज नहीं किए, उसने वो रास्ता तय किया जिसमें उसको सबसे ज्यादा दूरी मिल रही थी और सबसे ज्यादा टाइम लग रहा था। तो फर्मा के प्रिंसिपल्स, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि लाइट हमेशा सबसे छोटी मतलब ऐसा पाथ चूज करे जिसमें सबसे कम टाइम लगता है। लाइट कभी कभार ऐसा पाथ भी चूज करती है जिसमें उसको मैक्सिमम टाइम लगता है, जैसे कि इस केस में। तो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन जब इन्वॉल्व होते हैं तब लाइट जो है वो कुछ केसेस में मैक्सिमम वाला पाथ चूज करती है और कुछ केसेस में मिनिमम। सो यही हमारे पास क्या था, फर्मा का लॉ था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो रिफ्लेक्शन है और जो रिफ्रैक्शन है इनके जो दो दो नियम होते हैं वो हम फर्मा के नियम से भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।